नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का भाग 2 सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का दूसरा भाग। बूढ़े जासूस भाई दयाल सिंह जी की मीठी बातें सुनकर उन पर मेरी बड़ी श्रद्धा हुई और मैंने उनकी ओर देखकर यूँ कहा, महाशय जी, मुझसे जो कुछ आप लोग सुनना चाहते हैं वे सारी बातें तो मेरे बयान में आ ही चुकी हैं और उन्हें आप लोग देख भी चुके हैं। फिर अब उन बातों के अलावे नई बात मैं क्या कहूँगी जिसे आप लोग सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यह सब ठीक है और तुम्हारे इजहार की पूरी नकल भी मेरे पास मौजूद है, पर फिर भी एक बार हम लोग तुम्हारी कहानी तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहते हैं। यद्यपि जो इजहार तुमने पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट के आगे दिए थे, बिल्कुल वही बयान तुमने जज के आगे भी किया और इस ढंग से किया कि तुम्हारे उन तीनों बयानों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। तो भी इस समय हम लोग तुम्हारा बयान फिर लेना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि अब इस समय के तुम्हारे बयान के साथ तुम्हारे पहले बयान के किए हुए वे तीनों बयान मिलते हैं या उनमें और इस समय के बयान में कुछ फर्क पड़ता है। यह सुनकर मैंने पूछा, तो इतनी कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। मैंने पूछा, मेरे बचाने से आप लोगों को क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा, एक अमूल्य प्राण के बचाने से बढ़कर संसार में और कोई लाभ हुई नहीं। यह सुनकर मैंने यूँ कहा, किंतु मैं अपने इस तुच्छ और अधम प्राण के बचाने की कोई आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा, तुम अभी निरी नादान लड़की हो, तभी तो ऐसा कह रही हो। सुनो, मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राण को बचाने के लिए जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करे। यदि उपाय के रहते भी कोई अपने प्राण बचाने का यत्न न करेगा तो उसे निश्चय ही आत्महत्या करने का पाप लगेगा। जरा सा मुस्कुराकर मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मेरी समझ में तो यह आता है कि जिस अधम नारी को 7 खून करने के अपराध लगाए गए उसका संसार से उठ जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझ जैसी घृणित स्त्री यदि जेल से छूटेगी भी तो वह फिर संसार में कहाँ खड़ी होगी, किस तरह लोगों को अपना काला मुंह दिखलावेगी और किसकी शरण लेगी। आप लोगों को कदाचित यह बात मेरे इजहार के देखने से भली भांति मालूम हो गई होगी कि इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मैं कुमारी हूँ और 7 खून करने के अपराध में जेल की काल कोठरी में पड़ी हुई भरपूर सांसत भोग रही हूँ। अब इस दशा को पहुंचकर भी यदि मैं किसी भांति छूट जाऊं तो मेरे छूटने से संसार की क्या भलाई होगी और मुझ खूनी औरत को कौन अपनाएगा। तब मेरी यह दशा होगी कि मैं समाज से दुरदुराई जाकर इधर उधर की ठोकरें खाती हुई भीख मांगतू फिरूं और न जाने कैसे कैसे घोर संकटों का सामना करना पड़े। ऐसी अवस्था में इस घृणित जीवन से इस फांसी की तख्ती को मैं करोड़ गुना अच्छी समझती हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे बचाकर और भी घोरातिघोर दुख सागर में यूँ डुबाने का प्रयत्न न करें और मुझे सुख से मरने दें। आप लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतना कुछ किया, इसी के लिए मैं हृदय से आप लोगों की कृतज्ञ हूँ और असंख्य धन्यवाद आप लोगों को देती हूँ। बस इतना कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोई। फिर बैरिस्टर साहब और जासूस साहब के बहुत कुछ समझाने पर मेरा चित्त कुछ शांत हुआ और जासूस भाई दयाल सिंह जी ने यूँ कहा, दुलारी, मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी समझदार लड़की हो, इसलिए इन व्यर्थ की बातों को तुम अपने जी से दूर करो और अपना चित्त ठिकाने करके मेरे आगे अपनी कहानी जरा दोहरा डालो। इस पर मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने में जेलर साहब वहाँ आ गए और उन्होंने जासूस साहब और बैरिस्टर साहब की ओर देखकर यूँ कहा, क्यों साहबो, 4 तो बज गए
और अब सिर्फ 1 घंटा यहाँ पर आप लोग और ठहर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। यह सुनकर अपने जेब में से एक कागज़ निकालकर भाई दयाल सिंह जी ने जेलर साहब के हाथ में दिया और कहा, लीजिए, इसे पढ़कर मुझे वापस कीजिए। यह सुन और उस कागज़ को अपने हाथ में ले तथा पढ़ने के बाद उसे लौटाकर जेलर साहब ने बड़ी नम्रता से भाई दयाल सिंह जी से कहा, ओहो, तो अब तक इस हुक्मनामे को आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं? खैर, यह आपके बड़े साहब का हुक्मनामा है और इस पर मजिस्ट्रेट साहब की भी सिफारिश है। बस अब आप तन्हा या अपने किसी साथी के साथ जब तक चाहें जेल के अंदर रह सकते हैं और जब चाहें तभी आकर कैदी से बातचीत कर सकते हैं। जेलर साहब की बातें सुनकर मैं मन ही मन भाई दयाल सिंह जी की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगी और उन्होंने जेलर साहब से कहा, लेकिन फिर भी अब इस समय हम लोग जाते हैं। कल हम लोग सुबह 11 बजे आवेंगे और शाम तक रहकर इस कैदी औरत का इजहार लिखेंगे। यूँ कहकर भाई दयाल सिंह जी उठ खड़े हुए और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर साहब भी खड़े हो गए। फिर वे दोनों जेलर साहब के साथ चले गए और जेलर का वह आदमी रतन उन कुर्सियों को उठाकर ले गया। वे दोनों जब चले गए तब मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे और मेरे सिर में ऐसे ऐसे चक्कर आने लगे कि मैं फिर बैठी न रह सकी और अपना माथा पकड़कर धरती पर लेट गई। कब तक मैं उस हालत में रही इसकी तो मुझे कुछ सुध नहीं रही, पर जब दिया जले एक कांस्टेबल ने आकर मुझे पुकारा तो मैं चैतन्य हुई। फिर वह कांस्टेबल मुझे दूध देने लगा, पर उस समय मेरा जी इतना बेचैन हो रहा था कि मुझसे वह भी न पिया गया। हाँ, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ज़रूर पी लिया और इसके बाद मैं धरती में पड़े हुए कंबल पर पड़ी रही। सारी रात मैंने बड़े बुरे बुरे सपने देखे और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने आकर खूब जगाया तब कहीं नींद खुली। सवेरे 2 हथियारबंद कांस्टेबल 4 कैदी औरतों के साथ जाकर मैं मामूली कामों से छुट्टी पा आई और फिर अपनी कोठरी में बैठी हुई जासूस और बैरिस्टर की बातों पर गौर करने लगी। मैंने मन ही मन यूँ सोचा कि वास्तव में जासूस भाई दयाल सिंह जी बड़ी भारी ताकत रखते हैं और मेरे वे बैरिस्टर साहब भी खूब ही बोलना चाहते हैं। अतएव यह खूब संभव है कि ये दोनों ज़बरदस्त आदमी जब एक हुए हैं तब अवश्य ही मुझे छुड़ा लेंगे। परंतु फांसी या जेल से छुटकारा पाकर मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? किसके द्वार पर खड़ी होंगी और कौन मुझे अपनाएगा? बस इसी तरह की बातें मैं मन ही मन सोच रही और रो रही थी। इतने ही में जेलर साहब ने आकर मुझसे यूँ कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आने ही वाले हैं। तुम पर जगदीश्वर की करुण दृष्टि है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य से बदलना चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े ज़बरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है, जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बात यह है कि भाई दयाल सिंह बहुत पुराने और बड़े ज़बरदस्त जासूस हैं और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है। तब जबकि यही दयाल सिंह तुम्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि तुम्हारा छुटकारा जरूर ही हो जाएगा, और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ और यह बात जी से चाहता हूँ कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वे यूँ कहने लगे, देखो भाई, दयाल सिंह की बढ़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्ट्रेट साहब का एक हुक्मनामा मिला है जिसमें यूँ लिखा है कि दुलारी काल कोठरी से निकाली जाकर एक साफ और अच्छी और बड़ी सी कोठरी में रखी जाए। उसे अब बेड़ी हथकड़ी हरगिज न पहनाई जाए और उसके उठने बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए। उसके पहनने के लिए और ओढ़ने के लिए, खाने पीने के बारे में भाई दयाल सिंह जी जैसी राय दे वैसा ही किया जाए। हाँ,
उसकी कोठरी के जंगलेदार दरवाजे में ताला जरूर लगाया जाए और पहरे का भी काफ़ी इंतजाम रहे, पर ऐसा कभी न होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहनने ओढ़ने या खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें तो वह जरूर ले लिया जाएगा और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सकें। जितनी देर तक वे चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सकें और उससे बातचीत कर सकें इत्यादि। लो, सुना तुमने? मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म की वानगी देखी तुमने? अब यह सब देख सुनकर तो यह बात तुम भी भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहाँ तक कह चुके थे कि इतने ही में वहाँ पर दो औरतें आ गई। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी काल कोठरी का दरवाज़ा खोला और मुझसे यूँ कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारिनें हैं। आज से तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुलाकर उस कोठरी में ले आवेंगी जिसमें कि अब से तुम्हें रहना होगा। यो कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफ़ेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा, पर मैं जरा ठिठकी रही और जेलर साहब से यूँ कहने लगी, हाँ, कई दिनों से अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सज़ा हुई थी मैं नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूँ, पर मुझे अपनी टहल चाकरी के लिए किसी टहलने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ मैं नई धोती अभी नहीं पहनना चाहती जिसे कि आपने अभी इस कहारी को दिया है, इसलिए इस धोती को आप वापस ले। हाँ, नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। यह सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी हुज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं जरा भी राजी न हुई तो उस धोती को उन्होंने उस कहारिन से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारिनों को भी अपने साथ नहीं लेना चाहती थी, पर मेरी यह बात नहीं मानी गई और मैं इन दोनों के साथ एक ओर चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे वे दोनों कहारिनें एक कुएं पर ले गई जिसके बगल में एक जाफरी टट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़ा फिर पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहनाया गया था। फिर वे दोनों मुझे जनाने कित्ते की ओर वाली उस कोठरी के पास ले आई जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर क्या देखा कि जेलर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे देखकर जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबलों को तो वहाँ से विदा किया और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओहो, उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वह 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है और इसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही और लोहे का छड़दार मजबूत दरवाज़ा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी और उस पर 2 अच्छे बिलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताज़ी ताज़ी पूरियाँ भी रखी हुई थी। एक तरफ 2 कोरी धोतियाँ भी रखी हुई हैं। पलंग के अलावा मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी और कोठरी के बाहर 3 कुर्सियाँ रखी हुई थी। अरे मेरे ऐसी खूनी औरत के लिए जिसे कि फांसी की सज़ा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियां की गई हैं। क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे एक फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं? अस्तु, बहुत देर तक मैं कुछ सोचने न पाई क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यूँ कहा कि दुलारी, तुम जल्दी खाने पीने से छुट्टी पा लो क्योंकि 10 बज चुके हैं और ठीक 11 बजे बैरिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज अफसर के साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यो कहकर जेलर साहब वहाँ से जाना ही चाहते थे कि मैंने उन्हें रोका और उनसे यूँ कहा,
महाशय, तनी ठहर जाइए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। यह सुनकर वे ठहर गए। तब मैं उनसे यूँ कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप इतने दिनों में मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहाँ पर भी बराबर दूध ही पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहाँ से मैं इस जेल में भेजी गई और अभी तक यही पड़ी हुई हूँ। यहाँ भी जिस दिन से मैं आई हूँ, बराबर दूध ही पी रही हूँ, और सिवाय दूध या पानी के अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज़ मैंने अपने मुंह में नहीं डाली है। तो फिर यह सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी तैयारी की? आप तो यह बात जानते हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3 दिन 4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मारकर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर यह सब जानबूझकर भी मेरे चिढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको यह विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीज़ों को कभी छूऊंगी भी? हाँ, यह आपको अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखें, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी तब तक उसी ढंग से रहूंगी जिस ढंग से अब तक रही हूँ। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के पूर्वे में पीऊँगी जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूँ। मुझे पहले की भांति नित्य कच्चा दूध मिलना और मेरे दूध में कभी भी मीठा न डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का गिलास मेरी कोठरी में जरूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप अपने ये सुराही, गिलास, पूरी मिठाई और फलों को यहाँ से ले जाइए, और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है, और बढ़िया कंबल भी मुझे न चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं, जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूँगी और दूसरे को ओढ़कर जाड़े की यह रात काट डालूँगी। मेरे फेर देने पर भी फिर यहाँ पर ये 2-2 नई धोतियाँ क्यों लाकर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये सब मेरे काम में कभी भी नहीं आएंगे। मेरी ऐसी और इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहारने लगे और जरा ठहर कर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज ये जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, यह सब भाई दयाल सिंह के हुक्म और बैरिस्टर दीनानाथ के खर्च से किया गया है, और ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम ज़्यादा हठ ना करो और अपने सहायकों की हुई इस सहायता को स्वीकार कर लो। तो आज की किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का दूसरा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।